देखिए, ये केस ना करूप उडियार वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डीएसपी लालगुड़ी अभी कुछ दिन पहले ही आया है 31 जनवरी 2025 को। तो देखिए, ये केस SC/ST एक्ट पर है। और इस केस में ना हम ये देखेंगे कि जो जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं, कास्टिस्ट रिमार्क्स, वो कब मान्य माने जाएंगे एक केस के लिए, कि वो पब्लिकली बोले गए हैं, पब्लिक व्यू में बोले गए हैं। पब्लिक व्यू होता क्या है, क्या हम पब्लिक व्यू के मतलब से क्या समझते हैं, कि ऐसी चीज़ जो पब्लिक में बोली गई है या पब्लिक प्लेस पे बोली गई है। ये सब कुछ हम इस केस में देखते हैं। सभी बातों को आंसर करेगा ये केस। इम्पॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। देखिए, फैक्ट्स इसमें ना ऐसे थे कि जो कंप्लेनेंट है FIR में, वो अपील में, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में ना रिस्पोंडेंट नंबर 3 है, और जो एक्यूज्ड है वो अपेलेंट है जिसने अपील फाइल की है। तो अब हुआ क्या था इसमें कि अकॉर्डिंग टू कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट का वर्जन है वो ये था कि कंप्लेनेंट ना अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं। तो एक्यूज्ड आए उनके पास में, और उनके बीच अभी बातचीत चल रही है। तो ना एक्यूज ने उनसे पूछा, कंप्लेनेंट से, कि भाई मेरे फादर का ना नाम इंक्लूड होना था ज़मीन के पट्टे में, तो क्या उसका स्टेटस है वो बताइए। तो उन्होंने बताया कि भाई अभी आपका ना रिप्लाई आना है। तो वो उनके बात से ना सेटिस्फाइड नहीं हुए एक्यूज्ड, और उन्होंने पूछा कि आपकी कास्ट क्या है। ऐसा कंप्लेनेंट का वर्जन है कि इस तरीके से हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई, कंप्लेनेंट ने, कि मैं सो एंड सो कास्ट से हूँ, इस कास्ट से हूँ। तो इन्होंने उस बात पर कुछ इस तरीके की बातें कह दी कि भाई, कि अगर तुम जैसे लोग यहाँ बैठेंगे तो ऐसे ही चलेगा यहाँ पर। तो और कुछ एब्यूजिव वर्ड्स, कुछ कास्ट को लेकर, तो इस तरीके का ना वहाँ माहौल हो गया। तो अब क्या हुआ कि जो कंप्लेनेंट के 3 कलीग्स थे उनके साथ में जॉब करने वाले, वो वहाँ आए और एक्यूज्ड को वहाँ से शांत करके ले गए। अब देखिए, ये तो है फैक्ट्स, एक मतलब ऊपर ऊपर से। इशू देखते हैं हम। अभी हम और डिटेल में कर लेंगे थोड़े से फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन के टाइम पर। तो देखिए, इशू क्या है कि भाई, whether the incident has taken place at a place which can be termed to be a place within public view। क्या जो इंसिडेंट हुआ है वो ऐसे प्लेस पर हुआ है जिस प्लेस को हम पब्लिक व्यू कह सकते हैं, कि वो प्लेस पब्लिक व्यू के अंदर आएगा, कि ऐसी बात है। और आसान भाषा में समझ लेते हैं कि जब ये जाति सूचक शब्द या और कोई एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए गए, कुछ ऐसे इंसल्टिंग मैनर में कोई कास्ट को लेकर कुछ बात अगर कही गई है, तो क्या वो पब्लिक व्यू में कही गई है, ये देखना है पहले। क्यों, वो भी हम आंसर करेंगे अभी। तो ऑब्जर्वेशन में हम ना कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। कुछ पहले की जजमेंट्स भी हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, तो उनको देखते हैं, समझ में आएगा उनसे। देखिए, पब्लिक व्यू ना सेक्शन 31R और सेक्शन 31S ऑफ SC/ST के एक्ट के लिए हम समझेंगे। क्या है कि 2 प्रेसिडेंट्स हैं, स्वरण सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट थ्रू स्टैंडिंग काउंसिल एंड अनदर, 2008 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये। और दूसरी है हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर्स, 2020 की SC की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। तो इन दोनों को आप पढ़ सकते हैं। बाकी इनके पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि था क्या। देखिए, इसमें ना डिफाइन किया गया था कि प्लेस विद इन पब्लिक व्यू को हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना पब्लिक प्लेस से। मतलब अगर हम पब्लिक व्यू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें ये नहीं समझना कि पब्लिक प्लेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक प्लेस क्या होता है? पब्लिक प्लेस तो वो प्लेस होता है जो कि एक प्राइवेट पर्सन का नहीं है या एक प्राइवेट बॉडी का नहीं है। तो किसका है? तो जो गवर्नमेंट की ज़मीन हो या म्यूनिसिपैलिटी की हो, ग्राम सभा की हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द स्टेट की। इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द स्टेट से क्या समझते हैं आप? आर्टिकल 12 पर मेरी वीडियोस हैं कुछ, वो आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट को समझने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 बताता है
कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस पर, कौन सी बॉडीज़ पर आर्टिकल 32 में हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, ऐसी कौन सी इंस्ट्रूमेंटालिटीज़ के अगेंस्ट में कर सकते हैं हम। तो वो आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो देखिए, शॉर्ट में बता देता हूँ। जो अब सपोज स्टेट है, स्टेट सारे काम तो खुद कर नहीं सकती, तो वो उसकी बॉडीज़ जो होती है ना, जो कि स्टेट से ही उन बॉडीज़ को पावर मिल रही होती है, वो भी फंक्शन कर रही होती है जो स्टेट को करने चाहिए। तो उनको हम एक ऊपर से बता रहा हूँ मैं आपको मोटा मोटा, कि उनको भी हम स्टेट में ही मानते हैं, इसलिए हम आर्टिकल 32 में उनके अगेंस्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अब देखिए, विद इन पब्लिक व्यू का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या हो कि where the members of the public can witness or hear the utterance made by the accused to the victim। मतलब ऐसी जगह जो कि खुली हो और जहाँ पर ना पब्लिक के लोग जो भी एक्यूज्ड बोल रहे हैं ना, जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो या तो सुन सकें या फिर उसको देख सकें, जो भी एक्यूज विक्टिम को बोल रहा है। अगर सपोज मतलब मानिए कि कोई अगर गालियां दे रहा है या जाति को लेकर कुछ बोल रहा है, तो पब्लिक के लोग भी उसको सुन सकें, या तो ऐसी जगह हो या फिर उसको ऐसा बोलते हुए देख सकें, तो वो भी पब्लिक व्यू में आएगा। अब और क्या पब्लिक व्यू में आ सकता है? चलो ये तो हमारी बात हो गई कि ठीक है, सपोज घर के बाहर या मानिए कि रोड पर कोई पर्सन खड़े हैं दो, और उनमें से एक ना जाति सूचक शब्द निकाल रहा है किसी की जात को लेकर, तो वो तो हमें समझ में आता है कि दैट इज़ विद इन पब्लिक व्यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या घर की चार दीवारी के अंदर अगर कोई जाति सूचक शब्द निकालता है किसी को, क्या वो पब्लिक व्यू में आ सकता है? तो हाँ, आ सकता है। कैसे? देखिए कि अगर वहाँ पर ना घर की चार दीवारी के अंदर पब्लिक के लोग प्रेजेंट हों, उसमें आप उन पब्लिक के लोगों के बीच कुछ कह रहे हैं ना, ये घर की चार दीवारी के अंदर की बात है, वहाँ पर अगर पब्लिक के लोग प्रेजेंट हो, उनके सामने अगर कोई जाति सूचक शब्द निकाल रहा है किसी की जात को लेकर, वो पर्सन भी अगर वहाँ प्रेजेंट है, तो वो उसको भी पब्लिक व्यू माना जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो घर के बाहर होना चाहिए पब्लिक व्यू। तो पहली बात तो घर की चार दीवारी के अंदर भी पब्लिक व्यू माना जाता है, और पब्लिक व्यू का मतलब कोई पब्लिक प्लेस नहीं होता सिर्फ। ठीक है। और अब देखिए, एफआईआर के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई जो इंसिडेंट हुआ था ना इसमें, इस केस के अंदर, वापस हम फैक्ट्स पर आते हैं। तो देखिए, वो जो उनका चैम्बर था ना, उनका रूम था रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, जो कंप्लेनेंट है एफआईआर में, उस चार दीवारी के अंदर वो शब्द बोले गए थे। अभी देखो, हमने ऊपर पढ़ा कि भाई अगर चार दीवारी के अंदर पब्लिक के लोग अगर प्रेजेंट हों, अगर अवेलेबल हों, उनके सामने अगर आप जाति सूचक शब्द कहोगे, तो वो माना जाएगा कि पब्लिक व्यू में आपने किसी की जात को लेकर कोई शब्द ऐसे निकाले हैं, दोज आर कास्टिस्ट रिमार्क्स, उसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो अब यहाँ भी चार दीवारी के अंदर बोला गया था, और उनके जो कलीग्स थे, वो उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कलीग्स थे, या रिलेटिव्स नहीं थे इसके, जो ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर था, बल्कि कलीग्स थे। लेकिन देखो, टाइमिंग देखें, जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तब वो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे एफआईआर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जब सब कुछ हो गया था, जब उनमें बहस हो चुकी थी, जब वो कुछ बोल चुके थे अकॉर्डिंग टू द वर्जन ऑफ कंप्लेनेंट, उसके बाद वो आए थे, जो तीन कलीग्स आए थे, उनको शांत करके ले गए थे एक्यूज को। तो इसका मतलब पब्लिक के लोगों के बीच तो बातें बोली नहीं गई। वो तो जब रेवेन्यू इंस्पेक्टर था वहाँ पर, और ये जो एपेलेंट थे, ये एपेलेंट और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बीच हुई थी ये बात, और कोई तो वहाँ पे प्रेजेंट था नहीं, वो लोग बाद में आए थे, तीन जो कलीग्स आए थे। तो कोर्ट ने क्या कहा, वी आर देयर फॉर of the considered view that since the incident has not taken place at the place which can be termed to be a place within public view, the offence would not come under the provisions of either section 31R or section 31S of the SC/ST Act।
कि क्योंकि जो बातें बोली गई है, जो इंसिडेंट हुआ है, वो पब्लिक व्यू में नहीं हुआ। क्योंकि रीजनिंग क्या है कि वो 3 लोग तो बाद में आए थे जब ये सीन हो चुका था। उससे पहले तो सिर्फ एपेलेंट थे, मतलब कि एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट थे, उनके बीच हो रही थी। तो और किसी ने तो वो सुनी नहीं, या और किसी ने वो देखा नहीं। तो इसलिए इस केस के अंदर माना गया कि द इंसिडेंट डिड नॉट हैपन विद इन द पब्लिक व्यू, so the offense would not come under the provisions of SC/ST Act, which are section 31R and 31S. Please let me know if you need any clarification regarding any point of this case. बहुत important judgment है, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉयर हैं, सभी के लिए। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू।